जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस आपको आएंगे वो बॉडी ट्रॉमा वाले से, दे आर एसोसिएटेड विद हेड इंजरीज आल्सो। तो और इसमें आपके ड्रॉप में ये क्वेश्चन तकरीबन लाजमी होता है ये पेपर में, तो इसलिए आई होप कि आप इसको अगर अच्छी तरह सुनेंगे समझेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी मैं इसके पास एम्फसाइज करूँगा। और आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए एज यूजल कुछ MCQs भी लेके आया हूँ ताकि आपका वो चैप्टर भी रिवाइज हो और थोड़ा सा आप अपने ब्रेन को भी जहमत दें, तो कुछ सोचने पर मजबूर हो। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे लर्निंग के हैं कि पहले तो बात यह डिस्क्राइब योर बेसिक इंट्राक्रैनियल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, evaluate a patient with a head injury, perform the necessary stabilization procedures and determine the appropriate disposition of the patient। क्या आपने उस पेशेंट को डिस्पोज कैसे करना है, इफ ही नीड न्यूरोसर्जिकल केयर। और अगर आप इस विसिनिटी में काम करते हैं ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ के न्यूरोसर्जन नहीं है, न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट नहीं है, तो आपका जनरल सर्जन का काम है कि उसको प्राइमरी सर्वे करके उसको स्टेबल करके देन ही शुड शिफ्ट हिम टू द न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद न्यूरोसर्जन। तो जब आपने शिफ्टिंग करनी है तो इसका प्रोटोकॉल है कि आपका एक जूनियर डॉक्टर ज़रूर साथ जाए ताकि कहीं भी रास्ते में अगर पेशेंट डिस्टेबलाइज होता है तो उसको वो फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में अबाउट हाफ ऑफ द ऑल ट्रॉमा डेथ्स आर ड्यू टू हेड इंजरीज। Primary brain damage occur at the time of impact and secondary brain damage later on। अभी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था आपके फाइनल ड्राफ्ट में जिसमें ग्लासगो गामा स्केल उसने पूछा हुआ था और साथ उसने पूछा हुआ था हाउ यू प्रिवेंट अ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। तो बहुत से आपके कोलीग्स सीनियर्स ने लिखा हुआ था बाय वियरिंग हेलमेट यू कैन प्रिवेंट अ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको गौर से सुने कि प्राइमरी इंजरी तो वो है जो एट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, जो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो उसको इंजरी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रेन इंजरी। सेकेंडरी वो है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उसकी बीपी का कंट्रोल नहीं किया, उसकी ऑक्सीजन का कंट्रोल नहीं किया, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एक खास रेंज में नहीं रखा, क्योंकि ये पेशेंट यूजली हाइपर वेंटिलेट करते हैं और जिसकी वजह से इसका जो है पेशेंट का हाइपोक्सिया भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मोलेट भी होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होती है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज होता है, उससे भी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होती है। दीज आर द फैक्टर्स व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल सेकेंडरी ब्रेन इंजरी कैसे होती है। ठीक है जी। और हेलमेट पहनने से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी नहीं आप प्रोटेक्ट कर सकते, उससे सिर्फ प्राइमरी डैमेज आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Adequate oxygenation, maintenance of BP to perfuse brain and to avoid secondary brain damage are important. Identification of a mass lesion requiring evacuation of critical mass lesion means that अंदर कोई वेसल रप्चर हो गई है और हेमाटोमा बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा ट्यूरल है, सब ट्यूरल है, तो उसको आपने वो डेफिनेटली जो है प्रेशर इफेक्ट करेगा, तो उसको आपने evacuate करना to avoid damage। Neurosurgery consults age, mechanism and time of injury, cardiorespiratory status, especially BP, GCS, Glasgow Coma scale, and pupillary examination and associated injuries। जब भी हेड इंजरी का केस आता है तो मेक श्योर कि आपने उसमें जो एसोसिएट इंजरीज हैं उनको निगलेक्ट नहीं करना, अपने आप को फोकस सारा
ब्रेन पे करके, ठीक है। तो आप एसोसिएटेड इंजरीज को भी मद्देनजर रखें। हो सकता है पेशेंट इंटरनल ब्लीड कर रहा हो और वो उसकी वजह से पेशेंट जो एक्सपायर हो जाए और आप हेड इंजरी डील करते रहें, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट है कि आपने एसोसिएटेड इंजरीज है उनको भी एड्रेस करना। अगेन जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो भी इंजरी आती है उसको जो ATLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट का प्रोटोकॉल है, प्राइमरी सर्वे है, साथ साथ रिससिटेशन है, और फिर उसके बाद जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है फिर आप सेकेंडरी सर्वे करते हो, हेड टू एग्जामिनेशन, और फाइनली उसका जो भी आपने डेफिनेट ट्रीटमेंट करना होता है डायग्नोज बना के वो करते हैं। ABCD प्राइमरी सर्वे में आ जाएगा, साथ साथ इमोबिलाइज एंड स्टेबलाइज द सर्वाइकल स्पाइन। हेड इंजरी में आपने लास्ट लेक्चर में भी स्टेज पे बार बार आपको जो है एम्फेसिस किया था और बार बार स्ट्रेस किया था कि आपने हेड इंजरी में या पॉलीट्रामा का केस है या आपका अपर चेस्ट का या सर्वाइकल के करीब इंजरी है, तो आपने इसको अज्यूम करने के इसको सर्वाइकल इंजरी है और आपने इसको सेमी रिजिड सर्वाइकल कॉलर, सर्वाइकल कॉलर्स के दो टाइप्स के, तीन टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक रिजिड होता है, एक सेमी रिजिड होता है। आप इसमें सेमी रिजिड यूज करना, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट यूज करने का फायदा नहीं होगा। वो आप जब पेशेंट को शिफ्ट करेंगे तो वो सपोर्ट नहीं दे सकेगा नेक को, और नेक उसका एक्सटेंड हो जाएगा, दैट इज डेंजरस। Perform brief neurological examination, pupillary response, GCS score determination. GCS आपने जो भी आते भी उसका करना है GC के बाद, और फिर उसको वक्त उसको रिपीट भी करते रहना। हो सकता है वो जब आए तो उसका GCS 13/15 हो और आप घंटे बाद करें तो वो 12 पे आ जाए या 8 पे आ जाए, तो आपको उसका एवे मेंटेन करना पड़े। तो इसलिए आपने रिपीटेडली इसको रीअसेस करते रहना GCS को। सेकेंडरी सर्वे, इंस्पेक्ट द एंटायर हेड एंड फेस लुकिंग फॉर लैसरेशन एंड प्रेजेंस ऑफ CSF लीकेज फ्रॉम द ईयर एंड नोज। CSF लीकेज अगर ईयर एंड नोज में होगी तो फ्रैक्चर कहाँ पे होगा प्रकाश? बेस ऑफ स्कल पे। कहाँ पे होगा? बेस ऑफ स्कल पे फ्रैक्चर होगा। उसके बाद है पैल्पेट द एंटायर हेड, फ्रैक्चर्स और फ्रैक्चर्स, सारे हेड को आपने पैल्पेट करना है देखने के लिए कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो सकता, कोई डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हो, गड़ा पड़ा हुआ, ठीक है, एंड लेसरेशन ओवरलाइंग द फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर के ऊपर कोई लेसरेशन हो रहा है। इंस्पेक्ट ऑल स्कैल्प फॉर लेसरेशन लुकिंग एनी का, उसके बाद इंजरी वगैरह है स्कैल्प, क्योंकि स्कैल्प जो होती है हाईली वास्कुलर होती है और इसमें भी इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है कि पेशेंट बाज का शॉक में चला जाता है। तो इसकी फर्स्ट एड ये होती है कि आप फौरन जो है उसको जहाँ जहाँ पे भी वो अगर बहुत बड़ा टीयर है तो आर्टरी फोर्सेप्स लें और उसके दोनों मार्जिन पे वो मल्टीपल आर्टरी फोर्सेप्स से क्लैम्प करते जाएं और उसको इवर्ट कर दें, और उससे क्या होगा, ब्लीडिंग बढ़ती तौर पर रुक जाएगी। फिर आप उसको वॉश करके देख लें कि नीचे कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, तो फिर उसको आप उसकी प्राइमरी सूचरिंग कर सकते हैं। और स्कैल्प को आपने किसके साथ सूचन करना, प्रोली नॉन प्रोबेबल। डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर और CSF लीकेज, ठीक है, ये चीज़ें सारी अपने नोट करें। Determine the GCS score and complete response. Examine the cervical spine and applied cervical collar. Document the extent of neurological injury. जितना भी उसका न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट होगा वो अपने सारा नोट करना है, ठीक है, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकेंगे पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है या डिटेरियोरेट हो रहा है। रीअसेस द पेशेंट कंटिन्यूसली करते हैं, शुरू में मैंने वही बताया आपको कि रीअसेस जरूर करते रहना फॉर एनी सिचुएशन।
एनाटॉमी आपको रिकॉल ही होगी, पता ही होगा। स्कैल्प है, उसके बाद स्कल है, उसके बाद कैल्वेरिन है, बेस है, मेनिंजेस है, ड्यूरा, मैकोनाइट, पायामेटर, ये मेनिंजेस की लेयर्स नीचे सारी। मेनिंजियल वेसल्स हैं, ब्रेन है, वेंट्रिकल्स हैं, ये सारा आपको पता ही है। Ventricles produced by choroid plexus 30 ml per CSF pump producer. Choroid plexus is located primarily in the lateral ventricle and comes through the foramen mander into the third ventricle. The presence of the blood in the CSF can block the arachnoid granulation and impairs the CSF reabsorption, results in increased intracranial pressure. This third increases the communicating hydrocephalus. Yes. इसके बाद ब्रेन में उसके पार्ट्स आ गए। सेरिब्रम में फ्रंटल, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, एंड ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्रम। फिजियोलॉजी में आ जाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर में अल्लाह ताला ने एक लिमिट रखी हुई है, जिसमें काफ़ी हद तक जो है जब ट्रामा होता है और अंदर ब्लीडिंग होती है और उससे प्रेशर हीमाटोमा होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, या उसका बीपी फॉल करता है, सेरिब्रल परफ्यूजन कम होती है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए काफ़ी अल्लाह ताला ने एक ये आपको डायग्राम के जरिए बताया है कि एक हद तक वो अकोमोडेट करता है। और उसके बाद फिर अगर मज़ीद उसका थर्ड फिगर में देखें आप, उसका मैस इफेक्ट अगर बढ़ता जा रहा है तो फिर क्या होगा कि आप देखें तो उसका कितना ज़्यादा फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी उसका रेज होता जाएगा, क्योंकि वो ब्रेन को उतना ज़्यादा कंप्रेस करता जा रहा है, और आर्टीरियल वीनस प्रेशर भी उसी तरह वो उसका रेज होता जाएगा। ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसमें कहते हैं परफ्यूजन ऑफ द ब्रेन विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज क्रिटिकल फॉर इट्स सर्वाइवल। ब्रेन परफ्यूजन का आपने खास ख्याल रखना है, उसका बीपी को मेंटेन रखना है, ताकि ब्रेन इज द ओनली सोर्स फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर ब्लड का जो एनर्जी सोर्स है वो ओनली ग्लूकोज है। वो किसके जरिए जाता है, आपको पता है ब्लड के जरिए जाएगा। ठीक है, और ब्लड के जरिए उसको ऑक्सीजन मिलेगी। तो परफ्यूजन का आपने खास ख्याल रखना है। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन आर्टीरियल प्रेशर एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो है ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मीन आर्टीरियल प्रेशर जितना होगा उसका और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जितना होगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर की रेंज कितनी है, 5 से लेकर 15 तक है, वेरिएबल करता है। और इसी तरह जो है 15 से बाहर होगा ज़्यादा की तरफ चला जाएगा, 5 से नीचे होगा लो की तरफ होगा। और मीन आर्टीरियल भी इसका 90 से 110 तक है। तो इस तरह जो है इनका दोनों का डिफरेंस जो है ये सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है। डिटेल में बताऊंगा। Cerebral perfusion pressure is kept constant across a range of perfusion pressure by the process of autoregulation। वही जो डायग्राम में हमने आप दिखाया था, autoregulation is compromised in injured brain में ये एक हद तक अकोमोडेट करता है, उसके बाद ये जो है autoregulation compromise हो जाता है। अब ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो क्या है, तो ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन द कंटिन्यूअस सेरिब्रल ब्लड फ्लो फॉर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज डिलीवरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड हेंस सर्वाइवल। नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितनी होती है, अबाउट 55 ml पर मिनट एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू। यानी 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू के लिए 55 ml पर मिनट के हिसाब से इसकी परफ्यूजन होती है, सेरिब्रल ब्लड फ्लो होती है। Ischemia results when this rate drops to 22 और ये 20 से नीचे जब ये ड्रॉप हो जाता है तो उसमें इसका ischemia डेवलप हो जाता है। Even lower level will result in infarction unless आप इसको जल्दी से करेक्ट नहीं करते। The flow rate is related to cerebral perfusion pressure, CPP, जिसको कहते हैं cerebral perfusion pressure। पहले आपको बताया था it depends upon the mean arterial pressure and divided by minus intracranial pressure। cerebral perfusion pressure normal range क्या है, 75 to 105 है, और mean arterial pressure 90 से लेके 120 जितना भी है। और इसके आगे इंट्राक्रेनियल की मैंने रेंज बताई थी 5 से लेकर 15 मिलीमोल
पर मरकरी है, सॉरी mm मरकरी है। तो इसलिए सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर की रेंज आपको बता दी 75 से 105 तक आप मेंटेन रखेंगे तो ब्रेन इंजरी के जो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होने का खदशा है वो नहीं होगा। ये आ गया ग्लासको का मस्कुलर, इसको तो आपने रट लेना, रट्टा लगा लेना, क्योंकि ये एज इट इज लास्ट जो था मैंने पेपर मार्क करने गया था तो ये आपके क्वेश्चन आया हुआ था कि आप ग्लासको का मस्कुलर को जो है आप उसको इन डिटेल लिखें और उसके बाद मिनिमम स्कोर कितना होता है और साथ उसने पूछा हुआ था हाउ यू प्रिवेंट अ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, इस तरह क्वेश्चन था। तो इसमें जो बहुत से बच्चों ने मिस्टेक्स की हुई थी वो मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट कर दूं। एक तो उन्होंने मिनिमम स्कोर पता नहीं कौन सी बुक कंसल्ट की हुई थी, आई डोंट नो, तो उन्होंने एक तो ये किया हुआ था कि जो मिनिमम स्कोर है उसको 0 किया हुआ था। ये जो 1 है मिनिमम, आपको पता है मिनिमम स्कोर जो है 1 है, यानी अगर 3 है तो पेशेंट डेड है, समझेंगे 0 1 नहीं है इसमें कोई। दूसरा जो बच्चों ने गलत पेपर अटेम्प्ट किया हुआ था, उन्होंने क्या किया हुआ था कि ये एक सीक्वेंस से दिया हुआ है उसकी जो है सिवियरिटी को असेस करने के लिए। आप जो स्कोर है ये ऊपर से नीचे तक जाता है, 4 से कम होता जाता है तो सिवियरिटी बढ़ती जाती है। जो 4 है आई, आप ऊपर से आप शुरू करें, आई ऊपर होती है, आई का उसमें स्कोर 4 रखा हुआ है। तो बच्चों ने क्या किया हुआ था कि उन्होंने इसको रिवर्स में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? रिवर्स में, यानी उन्होंने ये आई ओपनिंग का नंबर 1 डाला हुआ था, स्पॉन्टेनियस का नंबर 4 डाला हुआ था, स्पीच पेन का उसके बाद स्पीच पे 3 डाला हुआ था, 3 का उन्होंने उल्ट डाला हुआ था, उसका 1 2 यानी इसको रिवर्स ऑर्डर में डाला हुआ था। तो 1 ऊपर था, 2 था, 3 था, ये 4 नीचे लाए हुए थे नाम पे। तो ये टोटली रॉन्ग सारा कंसेप्ट हो सकता है इसका। तो इसलिए इसको एज इट इज जिस तरह पहले में दिया हुआ है इसी तरह आपने एग्जाम में भी लिखना है और इसी तरह आप इसको याद करेंगे तो फिर आप इसी तरह अप्लाई कर सकेंगे पेशेंट पे प्रैक्टिकली भी और कैलकुलेट कर सकेंगे, समझेंगे। तो इसको याद रखने का इजी तरीका ये है कि आप ये रखें कि आई के 4 स्कोर हैं, ठीक है, इसमें से आपने 2 याद रखने, 2 तो आपको वैसे ही अंडरस्टूड होने चाहिए, यानी 4 है तो इसका मतलब है कि वो अगर नॉर्मली वो देख रहा है पेशेंट आया ट्रॉमा के साथ नॉर्मल लुकिंग है तो उसका आई का आपका स्कोर 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो किसी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ना पेन को रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपने चोटी भी काटी फिर भी उसने आंख नहीं खोली तो इसका मतलब है कि वो नल है, फिर आपने 1 उसको इसका नोट कर लेना आई का, ठीक हो गया। यानी इसमें आपने जो 2 याद रखने हैं वो कौन सा रखना है, 3 और 4 याद रखना है, ठीक है। 4 1 तो आपको याद रहेगा कि नॉर्मल है, 4 है, अगर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा 1 ये तो निकल गया। 3 4 को आपने याद रखना है आई में। 3 का मतलब है कि अगर वो आपने आवाज दी और उसने आंखें खोल ली तो इसका मतलब है कि उसका स्कोर क्या हुआ, 3 हुआ। अगर आपके आवाज देने पे भी आपने उसका नाम पूछा क्या नाम है, नहीं उसने आंखें खोल ली तो इसका मतलब 3 नहीं है। फिर आपने उसको क्या किया, तो उसको पेन की स्टिमुलस दी, उसको चोटी काटी, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसने आंखें खोल ली तो इसका स्कोर क्या हुआ, यानी पेन को रिस्पॉन्ड किया, उसने आंखें खोल ली तो 2 हो गया। ये 2 पॉइंट आपने, ये मैं आपको एक ना की बता रहा हूँ याद करने की। ये अक्सर बच्चे वहाँ पे ना एग्जाम में कुछ टेंशन होती है, कुछ वो स्ट्रेस में ये भूल जाते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। तो इसलिए जब भी आपने किसी चीज़ को याद करना है ना तो उसकी कोई की बना लें या कोई उसका इस तरह के पॉइंट्स ज़हन में रखें जो कि आपको भूलें, ठीक है। एक तो मैंने हिंट आपको दे दिया कि 2 पॉइंट हर एक के आपको ऑटोमेटिकली याद रहने चाहिए, ठीक है। तो 2 तो बाकी जितने होंगे वो आपने याद करने हैं। आई के 4 पॉइंट्स हैं, 2 आपने याद कर लिए, 2 हैं अगर वो आवाज देने से आंखें खोल रहा है, 3 होगा स्कोर, अगर पेन को स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है 2 होगा। अब आई के बाद आप जो है ना, क्योंकि आई के नीचे सीक्वेंस में इस तरह चले ना, आई के बाद आप वर्बल पे आ जाए, मोटर को आप एंड में ले जाए, क्योंकि इस तरह आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा कि 4 स्कोर, फिर 5 स्कोर और फिर 6 स्कोर, ठीक है, एक सीक्वेंस याद रहेगा। तो दूसरा ऊपर आप एंड से शुरू करें तो आईज ऊपर होंगी,
वो सेकंड पे माउथ होगा और उसके बाद सारी बॉडी का आपका रिस्पॉन्ड आगे जो है मोटर रिस्पॉन्स आपको। तो इसलिए ये इस सीक्वेंस में याद रखना आपको EVM के नाम से याद रख लें। पहले I के आप याद कर लें, फिर V के याद कर लें, फिर M के याद कर लें। तो V के कितने हो गए 5 में से फिर मैंने जैसे बताया था 2 आपने निकाल लेने। एक पहला निकाल लेना 5 वाला कि अगर वो मतलब वर्बल रिस्पॉन्स सही दे रहा है, बातें आपके साथ सही कर रहा है, ओरिएंटेड है, तो उसको पता है ये शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, पहचान रहा है आपको, सब कुछ है, उसका मतलब है कि उसका GCS जो वर्बल है वो 5 हो गया। और इसी तरह अगर वो किसी भी कमांड को आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसका स्कोर क्या आ गया 1। तो 5 और 1 तो आप एक साइड पे कर दें। अब आपने इसमें याद क्या कौन से करने हैं 4 3 2 क्या याद करने 4 3 2। 4 क्या है कंफ्यूज कन्वर्सेशन है, तो वो बातें तो कर रहा है लेकिन कंफ्यूज हुआ हुआ है, नर्वस हुआ हुआ है, ठीक है, तो उसमें आप 4 लेबल करेंगे। फिर है क्या वो बोल रहा है लेकिन इन अप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है कि आपको जो सीक्वेंस के साथ वर्ड जो है ना वो नहीं बोल रहा, आगे पीछे करके बोल रहा है, तो जैसे मतलब उसका सीक्वेंस सही नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है, तो वो उसको आप 3 से लेबल करेंगे। इन कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि आपको वो स्नोरिंग कर रहे हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहा है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड में कि आपको वर्ड की समझ आ रही है लेकिन तरतीब उसकी सही नहीं है, आगे पीछे बोल रहा है वो, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि वो साउंड निकाल रहा है लेकिन उस साउंड की आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है, कि लफ्ज क्या बोल रहा है, ठीक है। स्नोरिंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, आप बुलाते हो करते कुछ वर्ड नहीं बोलता, तो इसमें फिर आप इसको लेबल करेंगे 2 के साथ। तो ये पहला कंफ्यूज, फिर इनअप्रोप्रिएट, फिर इनकम्प्रिहेंसिव या स्नोरिंग, ठीक हो गया। तो ये आपने 4 3 2 इसमें याद रखना है, ओके। अब इसको याद करने का देखा आगे 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 मोटर के फिर ऑब्वियसली 6 हो गए, 4 5 और 6। 6 में फिर आपने 2 निकाल दिए, 6 छठा आपका और 1 आपका जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक हो गया। यानी पहला तो ये है कि आप जो भी उसको कमांड दे रहे हैं कि हाथ इकट्ठा करो, बाजू सीधा करो, वो कर रहा है, इसका मतलब है तो आपकी कमांड को बोल कर रहा है, उसका मतलब उसका मोटर सिस्टम जो है GCS 6 है। तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि 6 सही है और ना बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं है तो 1 है। और इसमें आपने जो याद रखने हैं वे 4 पॉइंट्स याद रखने हैं, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 याद रखने वाले हैं। दूसरा ये है पहला ओबेस कमांड, दूसरा वो लोकलाइज पेन, आप पेन को वो लोकलाइज कर रहा है, यानी पेशेंट को आपने किसी जगह पे पेन दी तो उसमें उसने हाथ से इशारा किया कि मुझे यहाँ से दर्द हो रही है, या वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, लोकलाइज कर रहा है कि ये राइट लेग पे आपने चोटी काटी है, लेफ्ट पे कर रही है, लोकलाइज हो गया। इसके बाद कहता है नॉर्मल फ्लेक्शन, विथड्रॉल कर रहा है, इसको आप कहते हैं कि पेन विथड्रॉल भी कह सकते हैं आप। तो आपने चोटी काटी तो उसने एकदम फ्लेक्स कर लिया, तो ये नॉर्मल फ्लेक्शन में आ जाता है। जैसे बंदे को कोई एकदम से चोट लगे तो आप एकदम टांग पे पाँव में अगर कोई आपके कांटा लगे एकदम पीछे खींच लेते हो तो क्या फ्लेक्स करते हो ना, तो ये नॉर्मल फ्लेक्शन में आ जाता है। जब विथड्रॉ ऑन पेन आएगा तो ये 4 होगा, अगर लोकलाइज पेन आएगा तो ये, क्योंकि नॉर्मल फ्लेक्शन का लफ्ज वो वास्तव नहीं यूज करते स्टेटमेंट में, तो ये आप डिफरेंस दोनों में याद रखिए। लोकलाइज करेगा तो 5 है, विथड्रॉ पेन पे करेगा तो 4 है। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एबनॉर्मल फ्लेक्शन ये है कि आप उसको चोटी नहीं भी काट रहे और उसके बावजूद वो जो है ना फ्लेक्शन कर रहे हैं, वो उसने सारी चीज़ों को फ्लेक्स किया हुआ है, तो ये डिकॉर्टिकेशन का साइन है, तो इसमें 3 है। फिर यह है कि बिल्कुल वो एक्सटेंशन में बढ़ा हुआ है, डिसेलिब्रेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो एक्सटेंशन में है तो वो 2 है, फ्लेक्स नहीं कर रहा। इसी तरह अगर वो बिल्कुल ही पैरालाइज पड़ा हुआ है, फ्लैसिड है, तो कोई ना रिस्पॉन्ड कर रहा है फ्लेक्शन की ना एक्सटेंशन की, 1 है। इतनी डिटेल से मैंने टिप्स दे के आपको ये समझाया है, अगर आप इसको नोट कर लें तो आपके लिए आपकी मेहरबानी होगी और आपको याद रखना इजी होगा, क्योंकि इस पे MCQ भी एक आध दो जरूर आ जाते हैं, मैंने इसमें दिए भी हुए एंड में आपको। ओके, आर यू लिसन?
आगे चलें, नेक्स्ट। अच्छा जी, क्लासिफिकेशंस ये है कि अकॉर्डिंग टू ATLS प्रोटोकॉल के मुताबिक इन्होंने जो सीवियरिटी है GCS की, इसको 3 में इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इंजरी जो, ठीक है, ट्रॉमा की नेचर ब्लंट भी हो सकती है, पेनिट्रेटिंग इंजरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब माइल्ड का जो है GCS स्कोर अगर उसका 14 और 15 के दरमियान है तो उसको हम माइल्ड कंसिडर करते हैं। ऐसे केसेस में यूजुअली आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो 24 आवर्स, और यूजुअली आप उसको पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं और हम जिस पेशेंट को दूसरे दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। और अगर उसके साथ अटेंडेंट है, विजिलेंट है और पेशेंट स्टेबल है तो फिर आप उसको खास इंस्ट्रक्शंस दे के उसी दिन भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर वो इतनी रेंज में हो कि वो आपके पास, अगर पेशेंट डिटेरिएट करता है तो वो आपके पास विद इन हाफ एन आवर पहुँच जाए। तो उसको आपने फिर इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है कि ये पेशेंट अगर वॉमिटिंग करे या ड्रोजी हो, इसको आपने रात को बार बार उसको उठाते रहना है, ठीक है, और इसकी याददाश्त वगैरह में कोई कमी आए वो, और इसमें देखना है आपने कि इसका क्या है। तो दूसरे नंबर पे कि पेशेंट को कोई आपने सिडेटिव नहीं देना, ऐसा पेन किलर नहीं देना जिसमें सिडेशन हो, क्योंकि ये पेशेंट जब डिटेरिएट करता है तो आपको अगर वो आपने फिनाइलिन या आपने नार्कोटिक दिया होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि ये उसमें सोया हुआ है या कि वो कोई स्पेस को में लिए ना, उसकी वजह से ये जो है अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें सारी उसको बता के भेजनी। मॉडरेट में आपको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। सीवियर में भी आपका एडमिशन है, और ये जो इम्पोर्टेंट हिंट में आपको दे रहा हूँ तो GCS 8 का मतलब है कि पेशेंट का एंडोट्रेकियल ट्यूब या परमानेंट एयरवे जो भी आपका फिजिबल हो उस वक्त मौके पे आपने उसको करना है, ठीक है। 8 GCS का मतलब एयरवे कंप्रोमाइज, पेशेंट इन कोमा ऑलमोस्ट, और इसमें आपने एयरवे मेंटेन परमानेंट करना है। स्कल फ्रैक्चर्स में आ जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स आ गया, लीनियर हो गया, उसके बाद सैटेलाइट हो गया, डिप्रेस हो गया, नॉन डिप्रेस हो गया, ओपन है, इसका क्लोज है, रेजिलर फ्रैक्चर्स है, विद और विदाउट CSF लीक, विद और विदाउट सेमन नर्व टेल्स। ये इसने एयर इनसाइड द स्कल दिखाया हुआ है, फ्रैक्चर है और एयर इनसाइड दी हुई है, ठीक है, प्लेन एक्सरे स्कल। इसके बाद ये आ गया एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा और ये सब ड्यूरल हेमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो CT स्कैन इसमें हमने करवाना है हेड इंजरी में, अगेन इसमें यही है कि आपने पहले उसका क्या करना है, प्राइमरी सर्वे करके, ये जनरल सर्जन की जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि हेड इंजरी आ गई है तो आपने न्यूरो वालों को क्या जी वही आके मैनेज करें। नो, IV लाइन आप लेंगे, ऑक्सीजन एंडोट्रेकियल आप डालेंगे, सारा कुछ आप करेंगे। अगर आपको जरूरत हो तो एनेस्थीसिया वालों की हेल्प ले सकते हैं एंडोट्रेकियल डालने के लिए, तो ठीक है, कॉल आप जरूर भेज देंगे। लेकिन CT के लिए आप तब भेजें जब उसका प्राइमरी सर्वे से पेशेंट स्टेबल हो जाए और न्यूरो वाला असेस कर ले और वो एडवाइस करे CT, तो फिर आपने CT के लिए, और CT जो होगा वो क्या है, इसमें कंट्रास्ट लाएंगे या प्लेन, जी बताएं ना जरा, शाबाश। इसमें हम प्लेन कराएंगे, कंट्रास्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि जो हेमाटोमा होता है ना वो भी जो देता है ट्रांसल्यूमिनेट टाइप जो होता है ना, आपको रेडियोपेक टाइप आपको शो करता है, तो इसलिए इसमें जो कंट्रास्ट भी डाला होगा तो फिर यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन हेमाटोमा एंड द कंट्रास्ट। तो इसमें प्लेन आपने CT करवाना, और ये जो ट्रांसल्यूमिनेट एरिया आपको आएगा ये हेमाटोमा शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा है ये टेम्पोरल रीजन पे होता है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इसमें ब्लीड करती है, और ये किस फॉर्म में होता है, लेंटिफॉर्म में होता है, ठीक है, कन्वेक्स शेप में होता है, सॉरी कन्वेक्स शेप होता है, और लेंटिफॉर्म जो होता है ये सब ड्यूरल हेमाटोमा में होता है। ये दोनों में का डिफरेंस आप याद रखें।
इंट्राक्रेनियल लीजन्स की क्लासिफिकेशन एपिड्यूरल, सबड्यूरल, इंट्राक्रेनियल, फिर आगे ब्रेन की इंजरीज में आ जाएगा माइल्ड कंकशन, फिर क्लासिक कंकशन और डिफ्यूज एक्सनल इंजरीज जिसमें आपके न्यूरॉन्स वगैरह भी इंजर होते हैं, इस्केमिक डैमेज भी होता है सारा। अब वही जो अभी हमने डिटेल मैनेजमेंट में आपके सामने डिस्कस कर रहा था कि माइल्ड केस है, अबाउट 3% केसेस ऑफ केस जो है इसमें ज़्यादातर मोस्टली 97% जो है ना वो स्टेबल हो जाते हैं। 3% के केस के करीब जो है वो डिटेरिएट करते हैं अनएक्सपेक्टेडली, रिजल्टिंग इन सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन unless decline in mental status is noted early. Ideally, a CT scan should be obtained in the head injury patient. अगर आपने किसी को घर भी भेजना है तो फिर भी आप उसका सीटी स्कैन करवा के एक दफ़ा उसकी असेसमेंट करवा के न्यूरो सर्जन से, फिर अगर वो कहता है हाँ पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें तो फिर आपने उसको वो इंस्ट्रक्शंस दे के डिस्चार्ज करना है कि अगर इसको कोई लॉस ऑफ मेमोरी होती है, कॉन्शियसनेस होता है, वॉमिटिंग होती है, सीवियर हेडेक होती है, तो आप इसको फौरन हॉस्पिटल वापस ले आए। और सीटी की इंडिकेशंस क्या है वो भी आगे इन डिटेल आपको बताएंगे। ये खासकर ये है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, एमनेजिया है, हेडेक है ये, और वॉमिटिंग ट्वाइस थ्राइस है, ये भी इंडिकेशंस में आती है सीटी की। इंडिकेशंस ऑफ सीटी ये आप अच्छी तरह रख लें, ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस केस में आपने, ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, आपके इंस्टीट्यूट में भी आ जाता है बात का ब्रेन हेड इंजरी है तो सीटी की इंडिकेशंस क्या है, ठीक है। तो इसमें जीसीएस अगर उसका किसी लम्हे भी 13 से नीचे गया है तो वो एक इंडिकेशन है। अगर जीसीएस उसका 13 और या 14 पे 2 घंटे से ज़्यादा रहा है तो वो भी एक इंडिकेशन है। फिर उसका न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है तो फिर वो भी इंडिकेशन है। बेसल स्कल फ्रैक्चर है, सस्पेक्टेड है, या डिप्रेस फ्रैक्चर है, या बेसल है, वो भी एक इंडिकेशन है सीटी की। More than one episode of vomiting, that is one another indication. Any patient with mild head injury over the age of 65 years or with coagulopathy, for instance, warfarin use, should be scanned urgently. जो वारफरिन वगैरह ले रहा है और वो 65 है या वो कार्डियो तो उसको क्या एक पेशेंट कार्डिक है, उनको लोक्रिन डिस्प्लिन वगैरह ले रहा है तो उसमें आपको पता है कि हेमरेज का ज़्यादा चांसेस होंगे कलेक्शन का, हीमोटोमा का, और इससे ऐसे केसेस में आपने लाजमी उसका अर्जेंट सीटी करवाना है, चाहे उसमें सिम्टम्स आए या नहीं हो उस वक्त मतलब। Dangerous mechanism or injury or antegrade amnesia more than 30 warrants CT within 8 hours, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी है और उसका जो है लॉस ऑफ मेमोरी मोर देन 30 मिनट्स है, एंटीग्रेड्स में रिसेंट लॉस है मेमोरी का, वो फिर आप उसको गौरी करवाएंगे। अब मैनेजमेंट आते हैं, माइल्ड हेड इंजरी है तो उसकी मैनेजमेंट क्या है। एट प्रेजेंट स्कल एक्सरे आर रिकमेंडेड ओनली इन पेनिट्रेटिंग हेड इंजरीज और व्हेन सीटी स्कैनिंग इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। अगर सीटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप कहीं तहसील लेवल पे हैं, इस जगह पे हैं, आप उसका फिर कम से कम एक्सरे जरूर करवाएं ताकि उसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह है तो वो तो आपको बताए। X-ray of cervical spine must be obtained if there is any pain or tenderness. अगर नेक में वो पेन की कंप्लेन कर रहा है, tenderness, तो cervical spine का एक्सरे भी करवाएं। ये आ गया जी हेड इंजरी वार्निंग डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शंस। ये जो मैंने आपको अभी बताई थी कि आपने डिस्चार्ज पे आपको वार्निंग इंस्ट्रक्शंस क्या दे दिए, ये आप ज़रा गौर से सारे आप इसको भी पढ़ लो कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। ऑलमोस्ट वही बातें जो मैंने सारी आपको बता दी है, ठीक है। ड्राउजीनेस है, इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन वेकिंग, पेशेंट ड्राउजी हो रहा है, आप उठा रहे हैं फिर वो ड्राउजी हो रहा है, ठीक है। जिसे नोजिया, वॉमिटिंग है, सीवियर हेडेक है, कन्वल्जन्स है, फिट्स है, वीकनेस है, लॉस ऑफ फीलिंग है, आर्म में, लेग में, कंफ्यूजन,
जो सारा स्ट्रेन बिहेवियर है, ब्लीडिंग ईयर, वाटर डिस्चार्ज है, CSF हो रहा है, ईयर नोज वगैरह से है, पल्स उसकी वह बहुत स्लो हो जाती है, ये बहुत रैपिड हो जाती है, ये अनयूजुअल ब्रीथिंग पैटर्न हो जाता है उसका, ठीक है। स्वेलिंग बढ़ती जाती है एट द साइट ऑफ इंजरी, तो उसको आप पहले उसको पैक रखें और मेक श्योर दैट द क्लॉथ टॉवल इज द आइस पैक और स्किन के दरमियान। अगर स्वेलिंग इंक्रीज करती है तो फिर भी आप उसको जो है हॉस्पिटल शिफ्ट करें। तो ये सारी इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये परफॉर्मा आपने उसको दे के भेजना है साथ अटेंडेंट को। GCS 9 से लेके जो मॉडरेट केसेस हैं उनमें आपने कैसे मैनेज करना है, इसमें 10 to 20% जो है ना पेशेंट सीरियस हो जाते हैं और कोमा में चले जाते हैं। Therefore, they should manage as just like a severe head injury के तौर पे मैनेज करना है, इनको आपने डिस्चार्ज नहीं करना, इनको आपने एडमिट रखना है और इनको सिम्टोमेटिकली आपने ट्रीट करते जाना। दे आर नॉट रूटीनली इंक्यूबेटेड, लेकिन अगर इनकी प्रिकॉशनरी आप इसके पास ट्रे रखें, एंडोटिकल की सारा कुछ रेडी रखें, अगर वो डिटीरिएट करता है तो उसका GCS 8-9 से बिलो 8 पे तो फिर आपको इंक्यूबेट करना पड़ता है। मैनेजमेंट 3 to 8 जो है ये सीवियर इंजरी है, इसमें प्राइमरी सर्वे और रिससिटेशन साइड बाई साइड, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, और इसमें जैसे ये मैंने बताया था एंडोटिकल आपने डालनी है, बैंड पे डालना है पेशेंट को इसमें, और इसको क्या करना है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग देनी है, एक खास रेंज में आपने इसको कार्बन डाइऑक्साइड देनी है जिसकी रेंज आपकी 25 से कम ना हो और 35 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह ऑक्सीजन सेचुरेशन भी का भी ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें आपने और BP का भी सारा, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप बैंड पे इसको डाला है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में आपके क्या आ गया, CT, ID विदिन 30 मिनट, इंट्राक्रेनियल हेमाटोमा को बताएगा और ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफली। ये CT की पिक्चर आपको शो कर रहा है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है, इधर ये सब ड्यूरल हेमाटोमा। मेडिकल थेरेपीज आगे इंट्रावेनस फ्लूइड, रिंगर लैक्टेट, हाइपरवेंटिलेशन, मैनिटोल, फ्लोसामाइड, गैलासिक्स, स्टेरॉइड्स, बार्बिचरेट, एंटीकन्वल्सेंट, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रेज होने के से रोकने के लिए और सेरिब्रल परफ्यूजन को मेंटेन रखने के लिए। तो ये सारे कुछ आप किस में लिखेंगे, टू प्रिवेंट सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। Hyperventilation, the most important step of early management of these patients is early endotracheal intubation, ताकि आप उस पर control ventilation दे सकें. Hyperventilation may be used cautiously in patients who are demonstrate a worsening GCS or pupillary dilatation. Each CO2 should be kept between, मैंने बताया था 25 और 35 mm के मर्करी के दरमियान रखते हैं। 25 से लो भी डेंजरस होगी, हाई भी डेंजरस होगी। In hypotensive patient, neurological examination is unreliable, ठीक है। इसके बाद hypotension is generally not due to head injury itself except in terminal stages when medullary failure is supervised। इसलिए अगर पेशेंट आपका हाइपोटेंशन में मुसलसल जा रहा है, रिंगर भी देने के लिए, तो फिर आप अदर बॉडी पार्ट्स को भी देखें, चेस्ट को आप एग्जामिन करें, एब्डोमेन को करें, कहीं आपको इंटरनल ब्लीडिंग ना हो रही हो, ठीक है। DPL और अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड रूटीनली इन हाइपोटेंसिव कोमाटोज पेशेंट बिकॉज द क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है कामा पेशेंट में क्लिनिकल एग्जामिनेशन अनरिलायबल होता है, तो उसमें फिर आप ये टूल्स की मदद लेते हैं, DPL डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल आवाज या अल्ट्रासाउंड या फास्ट वगैरह। सेकेंडरी सर्वे, secondary survey is important
ऑब्टेन अ बेसलाइन, जब आपने प्राइमरी स्टेबल कर लिया फिर आपने उसको सेकेंडरी सर्वे करना है और उसमें आपने देखना है कि वो पहले जो था जीसीएस वो अब जीसीएस में कोई बेहतरी आ रही है या डिटोरिएट हो रहा है, तो मजीद टेस्टों की ज़रूरत है तो वो आप करवाते हो। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट इसमें नहीं यूज़ करते कंट्राइंडिकेटेड है, सक्सिनाइल कोलिन। स्कैल्प वुंड के लिए मैंने बताया था कि सीवियर ब्लीडिंग होती है, इसलिए इनको आप अच्छी तरह वॉश करें और उसके बाद आप मल्टीपल आर्ट की क्लिप्स लगा दें। और अगर कोई नीचे आप देखते हैं फ्रैक्चर वगैरह नहीं है, क्लीन है, तो उसको वॉश करके उसको आप इंटरप्टेड या कंटिन्यूस दोनों तरीके से, इंटरप्टेड इज बेटर, प्रोलीन से आप लगा देते हो ताकि कहीं इन्फेक्शन हो तो आप एक आध स्टिच खोल दें। ब्लड लॉस इसमें बहुत सीवियर होता है और इसमें पेशेंट कैन गो इनटू शॉक, इसलिए इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए स्कैल्प कट्स वगैरह के। सीएसएफ अगर लीकेज हो रही है तो न्यूरो सर्जन को मस्ट कंसल्ट करें, इसका मतलब है कि ड्यूरल टियर है और उसको भी वो रिपेयर करें बिफोर इसको आप क्लोज करने के, वो तो पहले ड्यूरल टियर है तो उसको भी रिपेयर करें। इसका एससीक्यू में भी अक्सर वो पूछ लेते हैं कि डिप्रेस फ्रैक्चर है और सीएसएफ लीक है, क्या करेंगे। आप उसको एलिवेट तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले ड्यूरा को रिपेयर करेंगे, वरना अगर नहीं करेंगे तो आप उसको एलिवेट कर भी देंगे तो वो यूज होता रहेगा सीएसएफ और इन्फेक्शन भी होने के चांसेस है। More overlying to spare situs, sinus and other major venous sinuses should be treated during surgeon in the operating room. डिप्रेस्ड रेक्टल फ्रैक्चर्स में जो है कि अगर उसका 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा वो डिप्रेस हुआ है तो उसको आपने एलिवेट करना है, या इक्वल टू अगर बोन की जितनी उसकी है आप कहते हैं कि मोटाई है, जितनी उसकी विड्थ है, अगर उससे ज़्यादा वो डिप्रेस किया हुआ है तो फिर आपने उसको एलिवेट करना है। Depressed fractures needs to be elevated if the degree of depression is greater than the thickness, of the addressing wall. Thickness जो मोटाई में आपने लिया। A CT scan is valuable in identifying the degree of depression, but more important to exclude the presence of intracranial hematoma or angina. इसमें आगे आगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा वगैरह में बारल सर्जरी वगैरह आप करते हैं तो एक्वेट्स ये सारा आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू हैं और आपको वो रह जाएंगे। प्रोग्नोसिस में चिल्ड्रन यूजली आप रिमार्केबल एबिलिटी टू रिकवर, ठीक है, और ओल्डर पेशेंट में ज़्यादा कम होगी आपको, उसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए। समरी आपने देख ली है सारी, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने सारे डिस्कस कर लिए। चलो जी, अब आपका शुरू हो गया एग्जाम। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, ठीक है, इसका पढ़ें और जीसीएस कैलकुलेट करें। करें आपको मैं एक मिनट देता जाता हूँ, आप कैलकुलेट करके अपना अपना लिखते जाए और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता जाऊँगा। जिसका रॉन्ग होगा वो उसको दोबारा वेरीफाई करें, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आपको जैसे कि पता ही है, आपके पास मेरा नंबर है, मेरे से फ़ोन पे डिस्कस कर सकता है कि आपने इसका आंसर ये बताया, मेरा ये कॉन्टैक्ट कर सकता है। पहले आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है। बता दूँ आंसर इसका, ये लो 7/15। अब आप देख लें आपका क्या बने और कहाँ पे गलती है, ठीक है, और इसको करेक्ट करें। हो सकता है किसी एक में मेरे से भी गलती हो, लेकिन पॉसिबिलिटी कोशिश मैंने ये की है कि इसको अच्छी तरह असेस करके मशवरा करके साथियों से हमने, जिसमें हमें थोड़ी सी एम्बिगिटी लगती थी तो हमने इसको करेक्ट किया। सेकंड ये, इसमें भी आपने जीसीएस कैलकुलेट करना है। इसके मैंने ज़्यादा इसलिए डाले हुए थे कि एक आध ज़रूर होता है आपके एमसीक्यू।
बस का ये एससीक्यू में भी आया। हाँ जी, हो गया। बता दूं आंसर आपको? कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने? चलो, इसका आंसर है 6/10। अब आप देख लें किन लोगों का सही है, किन लोगों का गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। इसका मैंने आंसर भी आपको फौरन ही दे दिया। चलो, इसका आंसर है एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा। ये साथ में मुझे पता था, आइडेंटिफाई कर ही लो। ठीक हो गया, क्योंकि टाइम कम है, मैं जरा चाह रहा हूँ ये पूरी हो जाए। हाँ जी, of the following options which is not a risk factor for subdural hematoma? अल्कोहल से हो सकता है, डिमेंशिया से हो सकता है, ओल्ड एज से हो सकता है, सिजोफ्रेनिया से हो सकता है, प्रेगनेंसी से नहीं। ठीक हो गया, 5 क्वेश्चन। इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करने में किन का रोल है? कर लिया। मैनिटोल का भी है, बार्बिटरेट का है, हाइपरवेंटिलेशन का है, फुरसमाइड का भी है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंट्रोवर्शियल है, वो एडिमा रिड्यूस करने के लिए कुछ लोग देते हैं, आप कुछ नहीं देते। ओके, चलो नेक्स्ट चलो। जिसे ड्रॉप कर गया, ऊपर डायलेटेड टेक्स्ट हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? इसका ब्रेन शिफ्ट होगा। ये आपका आंसर क्या है? डी, अंकल शरीर से। इज कंसिडर टू बी कैंडिडेट फॉर वेंटिलेटर सपोर्ट का है। ये भी जो आगे अवेलेबल है, ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो कौन सा जो है आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट है, क्योंकि जितना रेट ज़्यादा होगा पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा। शी इज ब्रीदिंग एट द रेट ऑफ 36, इसलिए ये जितना आप देखें रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता जाएगा, पेशेंट एग्जॉस्ट होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि बिल्कुल ही सुस्त हो जाएगा। इसलिए दैट इज वन इंडिकेशन फॉर वेंटिलेटरी सपोर्ट इसका इंडिकेटर है। हाँ जी, इसमें क्या है जी आपका आंसर? बी, एनी skull bone fragment spaced by more than 1 centimeter should be surgical। ये मैंने आपको लेक्चर में बताया।
शाबाश, जल्दी जल्दी करें, अभी 10 और पड़े होंगे, 12 20 25 के करीब में लेके आया था कि जरा आपकी रेसल हो जाए। इंट्राक्रैनियल प्रेशर रिड्यूस करना है, कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, ये चीज क्यों करना है, इसका आंसर आप मुझे जरा बताइएगा। 10 You should remain vigilant by repeated observing। क्या मैंने बार बार तकरीर की थी आपके सामने? क्या आपने उसका जीसीएस मॉनिटर करते रहना है, चेंज ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। Am I right? Yes। सारे नालायक इकट्ठे हो गए। 11, ये भी मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बता दिया। अगर अब भी आप इसको गलत करें तो आपको 100 रुपया फाइन होना चाहिए। हाँ जी, कर लिया आंसर? इसका ए है, ड्यूरा रिपेयर पहले करना है, फिर एलिवेट करना है, यही मैंने बताया था, वरना सीएसएफ लीक होता रहेगा। शाबाश मेरे, किसी जिन्हें ठीक किया ਉਹਦਾ भी शाबाश, तो उसने लेक्चर तो कम से कम ध्यान से सुना। हाँ जी, ये भी आपको आना चाहिए, तो अगर आपने लेक्चर गौर से सुना, अगर आप लेक्चर लगा के साथ आप मोबाइल पे खेलते रहे हैं तो फिर नहीं आपको है। हाँ जी, कुछ समझ आ रही है? इसका आंसर सी, सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन विद डिमिनिश्ड परफ्यूजन, हमें कि ब्रेन इस्कीमिया करेगा। 13, इसमें अगेन आपने जीसीएस कैलकुलेट करना। जल्दी जल्दी पढ़ो बेटा, 7 मिनट रह गए। नेक्स्ट वाले फिर हर दफ़ा मेरे सर पे आगे खड़े हो जाते हैं, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। तो आपको पता ही है, मैं जब लेक्चर शुरू करता हूँ फिर टाइम कम ही देखता हूँ। कर लिया कैलकुलेट? जी, इसका आंसर है 8। अब 8 कैसे है, आप कैलकुलेट करो, अगर गलत है दोबारा कैलकुलेट करो, फिर भी समझ ना आए तो मैं तो फिर हाजिर हूँ, ठीक है। अब ये भी जिसको ना आए उसको तो 500 रुपये जुर्माना होता है। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज mean arterial pressure minus venous pressure, mean arterial pressure minus intracranial ई। शाबाश, आप सबके जिनका आंसर ठीक है, 100 रुपया नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15,
Yes. एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा ये तो सबका ठीक होना चाहिए. 40 years old mesoorbital. मेसोऑर्बिटल है तो क्या होगा? हैप्पी फॉर यार, ये तो आना चाहिए. शाबाश मेरे, मुझे लगता है तुम्हें तो आना चाहिए. ठीक है. 17. Eurostar GCS while attending 40 years old male told to bag is deeply unconscious at the scene. Which of the following statements GCS is correct and best describe the patient's condition? Minimum score 0 होता है, गलत 3 होता है. 10 means patient comma नहीं, 8 वाला comma मत है. 6 mean patient comma yes. Maximum GCS 13 नहीं, 15 होता है. Eye opening command speech 2 होता है. Eye opening speech 2 yes no. GCS 6 mean comma. 8 से नीचे comma में चला जाता है. 18वां हो गया. अनहेलमेट नहीं पहनना हुआ. पेपर डायलेट क्यों हो गई है? हर्निएशन ऑफ वो पहले भी हमने इसी तरह का किया था. अंकल प्रोसेस 19. ये जीसीएस कैलकुलेट करना है. ओपन आई विद पेनफुल 2 हो गया. वर्बल रिस्पांस कंफ्यूज 4 हो गया. मोटर रिस्पांस फ्लेक्शन ऑन पेन जी क्या हो गया आंसर? 10. 4 वो 4 2 ये तो मैंने नहीं कैलकुलेट कर दिया. अच्छा, इसमें एक मैं आपको ये इस सिनेरियो में थोड़ी सी आपको जो है ना हिंट दे देता हूँ कि जो भी आपकी जिस वो बता रहा होता है सिम्टम्स या साइंस, उसमें जो आपका मिनिमम होता है ना उसको आपने काउंट करना है. ठीक है. जैसे इसमें कह रहा है ही इज रिस्पॉन्ड ऑन टू पेनफुल स्टिमुलाई बाय ओपनिंग हिज आई, withdrawing his extremity and utters inappropriate words. आ गया. तो इसमें आपने जो लफ्ज उसका जीसीएस को रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको आपने, अगर उसमें दोनों आ रहे हैं, एक्सटेंशन भी आ रहा है फ्लेक्शन भी आ रहा है, एक लिम्ब में वो एक्सटेंशन में दे रहा है, एक में अपर में फ्लेक्शन दे रहा है, तो आपने फ्लेक्शन वाले को काउंट करना है. इन जो फेवरिंग है कम वाले आपने काउंट करना है. ये मेरा कहने का मकसद था. वो आगे एक में शायद आया लाइन इस ओके ओके. चलो 1 मिनट पहले हमने खत्म कर लिया है. वेरी गुड. अब देखो जरा चैट में क्या किया हुआ है किसी ने. चैट 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 किए मेरे साथ के नहीं. हाँ जी, एनी क्वेश्चन?
Any question?